अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज से हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 जब तक नहीं खत्म होता हम पढ़ेंगे रिलेटेड टू सेल्स टैक्स। जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम ऑडिट सेल्स टैक्स एक्ट को भी रेफर करेंगे इसमें। इस सेल्स टैक्स एक्ट इसमें जो स्पेसिफिक डेफिनेशंस हैं, हम वह सब चीजें उसको कवर करेंगे। तो आज हमारा पहला जो चैप्टर है वो सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी पे है। हम डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी हुई है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें सब लोग कि सेल्स टैक्स का कानून, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक्ट, ये कानून कहता क्या है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो सबसे पहली बात ये है कि सेल्स टैक्स का कानून जो होता है, जो एक्ट है, वो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, गुड्स और सर्विसेज पर है। और फेडरल का जो कानून है, जो फेडरल का है, सेल्स टैक्स एक्ट जो है वो स्पेसिफिकली सप्लाईज पर है। इलेक्ट्रिसिटी पे भी आता है और गैसेस वगैरह पे भी आता है, जो गैस आपकी सुई गैस वगैरह की है। और इस टैक्स को आप इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स करने का मकसद क्या होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि जो जिसका टैक्स का बर्डन एंड कंज्यूमर को चले जाए। अब एंड कंज्यूमर क्या है? एंड कंज्यूमर की डेफिनेशन पूरे इनकम टैक्स ऑडिट में या सेल्स टैक्स एक्ट में कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि अगर एक बंदा इम्तियाज से या नाहिद से कोई शॉपिंग करता है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो क्या वो वही वो बंदा है जो उसको यूज करेगा? एंड कंज्यूमर का मतलब ये होता है? तो नहीं। तो इसकी वजह से इसके तो ये इसकी डेफिनेशन जो है ना एंड कंज्यूमर की, वो कहीं पे भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। अच्छा, इसके दो हिस्से हैं जैसे इसके, एक सर्विसेज पर है जो प्रोविजनल है, और एक है जो गुड्स का है वो फेडरल का। तो हमसे पहले पहले की सीरीज में हम गुड्स का पढ़ेंगे, फिर हम इंशाल्लाह सॉरी प्रोविंस को भी जाएंगे। तो हमें सबसे पहले ये डिफाइन करना पड़ता है जो सेक्शन 3 कहता है। अब मैं उस सेक्शन 3 को भी आपको डिफाइन करूंगा कि इस पूरे सेल्स एक्ट का स्कोप क्या है। अब आपको अगर कोई भी अपना प्रोडक्ट देखना है, चाहे आप ग्रोसरी से शॉपिंग करते हो या खुद बेचते हो, या आपको कोई चीज ऐसी डाउट हो कि यार इसमें तो सेसेस क्या चार्ज होना चाहिए, तो वो हम आपको मैं उसको बताऊंगा किस तरीके से शेड्यूल को पढ़ते हैं। तो पूरे सेल्स टैक्स के अंदर पहली बात तो ये है कि 1 से लेके 77 सेक्शन है। बहुत छोटा सा है लेकिन बड़ा टेक्निकल है। सही है। अच्छा, इसके बाद इसमें शेड्यूल्स हैं। इन शेड्यूल्स को देने का मकसद क्या है? इन शेड्यूल्स को देने का मकसद ये कि यू हैव टू डिटरमाइन इन विच कैटेगरी, इन विच शेड्यूल योर सप्लाई विल फॉल। तो हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि चार्जेबिलिटी डिफाइन करेंगे। आज के टॉपिक में हम देखेंगे चार्जेबिलिटी का मतलब ये है कि इनवॉइस के ऊपर जो सेल्स टैक्स लगा हुआ है वो किस शेड्यूल के हिसाब से लगा हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप 1 और 2 शेड्यूल देखेंगे, ये खत्म है। क्यों? क्योंकि अब डिफॉल्ट में बाय एनी वे अगर कोई टैक्सेबल सप्लाईज है तो वो 18% पे चार्ज होता है। पहले 17 था, फिर 18 पे चले गया। यहाँ पे एक बात ये आती है कि एक सेक्शन 3 कहता है, जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कि फर्दर टैक्स की बात आती है। तो फर्दर टैक्स के ऊपर एक एसआरओ है, एसआरओ 648, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जो कि निगेट करता है कि इन इनके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। फर्दर टैक्स चार्ज किन पर होता है? फर्दर टैक्स चार्ज उन पर होता है जो इधर सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है या वो इनएक्टिव है। अब एक लेकिन उनकी सप्लाई जो है, उनकी सप्लाई जो है वो टैक्सेबल है। या वो जीरो रेटेड लोग जिनको रिफंड चाहिए तो उनको सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है। अब हम फर्दर टैक्स, अगर फर्दर टैक्स के हम सेक्शन 3 में भी इसको कवर करेंगे, बस एक जस्ट एक रिमाइंडर के हम फर्दर टैक्स के ऊपर बताते चलें। थर्ड शेड्यूल होता है। थर्ड शेड्यूल का जो ये कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताऊंगा, ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर, जब मैन्युफैक्चरर ने एक सेल्स टैक्स लगा दिया है, तो वही सेल्स टैक्स एंड कंज्यूमर तक वही रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर 100 रुपए की एक इनवॉइस है, उस पर 18% टैक्स लगा है, तो ये 18 रुपए एंड कंज्यूमर तक भी 18 रुपए ही रहेगा। जब क्यों? क्योंकि अगर बीच में ये रिटेल प्राइस का कॉन्सेप्ट आता है, आपने एग्जाम्पल में बताता हूँ, आपने कभी नाहिद से या इम्तियाज से आपने देखा होगा, आपने जूस का डब्बा या बिस्किट्स देखे होंगे, उसके ऊपर लिखा होता है रिटेल प्राइस और आगे सेल्स टैक्स लिखा होता है। तो ये जो टैक्स होता है, ये मैन्युफैक्चरर ने जो लगाया होता है, मैन्युफैक्चर से लेके एंड कंज्यूमर तक ये रहता है। अब आपका सवाल ये होगा मुझसे कि सर बीच में होलसेलर भी आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी आ सकता है, तो सर इनका क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है आपकी।
तो इनके ऊपर जो डिस्काउंट्स मिले जाते हैं वो बिफोर सेल्स टैक्स अमाउंट होता है, जिसे हम एमआरपी कहते हैं, मार्केट रिटेल प्राइस पे कहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, मार्केट रिटेल प्राइस को हटा के फिर मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर डीलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं कि हम आपको कितना परसेंट डिस्काउंट है। इसकी भी इंशाल्लाह हम पूरी एक एलेबोरेशन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इसमें डिफाइन करेंगे कि ये किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है। टैक्सेबल वैल्यू पे जब हम आएंगे तब इंशाल्लाह डेफिनेशन पे हम देखेंगे। फोर्थ शेड्यूल है नहीं, अच्छा इसकी लिस्ट है। ये एक ऐसा थर्ड शेड्यूल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इस वक्त आज के जमाने में भी सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। आपने सब सारे प्रोफेशनल्स ने सुना होगा रिलेटिंग टू पीओएस के ऊपर, पॉज के ऊपर, कि भाई पॉज इम्प्लीमेंटेशन करना है, पॉज इम्प्लीमेंटेशन करना है। वो पॉज है क्या, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि पॉज कहते मतलब पॉज लाया क्यों गया है, पॉज लाने का मकसद क्या है। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद आपके पास आता है फोर्थ शेड्यूल है ही नहीं। फिफ्थ शेड्यूल में आपके पास एक, आप अगर आप एक्सपोर्टर हो या आपके पास आपकी जो सप्लाईज है वो जीरो रेटेड में फॉल करती हैं, तो आपके ऊपर सेल्स टैक्स जीरो रेटेड लगेगा। याद रखिए, जीरो रेटेड, डैश नहीं है। डैश का मतलब एग्जाम्प्ट है जो सिक्स शेड्यूल में है। मैं बहुत बड़ा डिफरेंस है, जब हम दोनों का कंपैरिजन पढ़ेंगे तब मैं आपको उसमें बताऊंगा। जीरो रेटेड में कुछ बता देता डिफरेंस, जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि आपको जीरो रेटेड में रिफंड भी मिल जाता है, एडजस्टमेंट भी मिल जाती है। लेकिन इनपुट टैक्स की, मैं इनपुट टैक्स क्या है ये भी बताऊंगा आपको। सिक्स शेड्यूल के अंदर ना आपको रिफंड मिलता है ना एडजस्टमेंट मिलती है, वो जो सेल्स टैक्स आपने परचेजेस पे किया होता है वो जीरो हो जाता है। अभी आप इसमें कंफ्यूजन में ना आए कि ये सेल्स टैक्स, ये एग्जाम्प्ट क्या है, टैक्सेबल सर्विस ये एग्जाम्प्ट क्या है, जीरो रेटेड क्या है। मैं आपको रिफंड का पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद ये आपके पास आता है सिक्स शेड्यूल, ओमिटेड है, जैसे मैं लिख दिया है। एट शेड्यूल में बताते हैं कि भाई ये वो सप्लाईज हैं जिन पे जो स्टैंडर्ड रेट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। स्टैंडर्ड रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, 18 से कम का रेट होगा। 18 से कम का रेट होगा, वो सारी चीजें इसमें बताई गई। नाइन शेड्यूल और उसमें बताया जाएगा कि अगर ये सेल्स टैक्स लगता है तो जो बायर है उसको इनपुट टैक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद नाइन शेड्यूल है। नाइन शेड्यूल बताता है जो मोबाइल ऑपरेटर्स होते हैं उनके ऊपर बताई जाती है कि भाई उनके पास सेल्स की चार्जेबिलिटी कैसे होती है। उसके बाद टेन शेड्यूल है। टेन शेड्यूल जो है स्पेसिफिक टैक्स ऑन जो ब्रिक्स होते हैं, सीमेंट होती है, ब्लॉक्स होते हैं, उनके ऊपर टैक्सेबिलिटी बताइए कि उनके ऊपर टैक्सेबिलिटी कैसे डिफाइन होती है। जैसे लकी सीमेंट हो गया, इनके ऊपर हो गया, पावर सीमेंट हो गया। अच्छा सेलुलर मोबाइल्स में आप देख सकते हैं जैसे कि जो ये जो जैज है, यूफोन है, इन लोग के ऊपर है जो मोबाइल फोन बेचते हैं। ये जो आपके आते हैं ना, ये इन्फिनिक्स हो गया, इनके ऊपर है। उसके बाद जो 11 शेड्यूल है ना, जनाब ये भी सॉरी, ये भी बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है। और बेसिकली लोग इनकम टैक्स की विदहोल्डिंग को सेल्स टैक्स की विदहोल्डिंग से मर्ज कर देते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि सेल्स टैक्स विदहोल्ड ना हो। अब एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसका बोलते हैं भाई हम विदहोल्ड नहीं करेंगे। तो हम इन चीजों को, चार्जेबिलिटी और विदहोल्डिंग टैक्स को का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अलग करेंगे। विदहोल्डिंग टैक्स 11 शेड्यूल एप्लीकेबल होता है दोस्तों एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ये होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, होता है, जबकि चार्जेबिलिटी होती है एट द टाइम ऑफ इनवॉइस। याद रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जनाब। इसकी कैटेगरीज हैं, हम पढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि मजा आएगा, वरना ये सीरीज लंबी चलेगी इंशाल्लाह। हम साथ साथ कोशिश करेंगे प्रोविजन से को भी कवर करें। उसके बाद 12th शेड्यूल है जो कि बताया जाता है कि किन पे वैल्यू एडेड टैक्स जो 3% का है वो चार्ज होगा। इसे हम एडिशनल टैक्स भी कहते हैं, 3% का। बहुत सारे लोग इम्पोर्टर जो होते हैं वो बाहर से सामान मंगवाते हैं, और ये देखा जाता है कि उनका जो इम्पोर्ट आइटम है वो फिनिश गुड है या रॉ मटेरियल। अगर तो वो रॉ मटेरियल है तो उसमें वैल्यू एडेड टैक्स नहीं लगता, और अगर उनका फिनिश गुड है तो उनके ऊपर 3% चार्ज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि ये वाकई बहुत
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग ये वो टॉपिक्स है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ जैसे आपके सामने। एक ये थर्ड शेड्यूल वाला आइटम है, ये सॉरी, जैसे ये थर्ड शेड्यूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ये फिफ्थ और ये वाला जो इंडस्ट्री में आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसके ऊपर बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये देख सके कि यार मुझे, अगर मैं कहीं किसी जगह पे जॉब भी करने जाता हूँ, कुछ होता है, तो मुझे चीजों के बारे में पता हो, चीजों के बारे में। ये वो शेड्यूल है जो रोज आपको एप्लीकेबल मिलेंगे। देखिए, स्टील प्रोडक्शन, ब्रिक्स, सेलर मोबाइल, ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास 13 स्टील की प्रोडक्शन के ऊपर है। ये भी बहुत टेक्निकल टॉपिक है, लेकिन हम इंशाल्लाह जरूर पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने बताया कि थर्ड शेड्यूल वाला होता है, वो मैन्युफैक्चरर से पास होता है तो एंड कंज्यूमर तक वही रहता है। तो इसकी हल्की सी कैलकुलेशन मैंने बताई कि रिटेल प्राइस को डिवाइड बाय 1.8 कर देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये चीज रिटेल प्राइस के बाद आपको कितने की पड़ती है डिस्ट्रीब्यूटर डीलर के लिए, ठीक है। जो जो थर्ड शेड्यूल के अलावा फिफ्थ, सिक्स, एट, ये जो टॉपिक है ना, इसमें असेस वैल्यू कंसिडर की जाती है। अब असेस्ड वैल्यू क्या है, हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे कि असेस्ड वैल्यू है किस बला का नाम। अब मिसाल लेते हैं, अगर एक बंदे ने 100 रुपए की परचेस की, उस पर 18% उसने चाहा, पहले तो वो ये बोलेगा ना, फॉर एग्जाम्पल 18 रुपए की परचेस कर ली। अब जब वो बेचेगा आगे, मैं इसकी पूरी एलोब्रेशन कराऊंगा, तब जाके मजा आएगा, इस तरह आप लोग को मजा नहीं आएगा। अच्छा, एक छोटी सी चीज, आज हम हर चैप्टर में जो लेटेस्ट अपडेट्स जो सेंसेक्स के उसमें आ रही है, हम उसके ऊपर डिस्कस जरूर करेंगे। जैसे कि आजकल के दौर में डिजिटल इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जैसे पॉज लेकर आए थे, इसी तरह आईपीएल वाले आजकल डिजिटल इनवॉइसिंग के ऊपर एक बात कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा एलोबरेशन करना चाहूंगा, सारे मेरे सीनियर्स भी हैं, वो भी सुनाएंगे। देखिए, उन्होंने जनवरी जून फर्स्ट का कहा है कि भाई जून फर्स्ट तक कर ले, सारी डिजिटल इनवॉइस कर ले। इतना आसान काम है सर ये। आपके आपके एफवीआर के पोर्टल को आपके सिस्टम से मैच करना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को मिलाना, कितने तो बग्स होंगे, कैसे सिस्टम को, इट टेक टाइम। होने को तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है जो कि अभी फौरन इमीडिएटली नहीं हो सकती। सारे सीनियर्स भी इस बात को मानते होंगे कि यार ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक एक नॉर्मल सी इंडस्ट्री के अंदर जब इन्वॉइसिंग इशू होती है तो रियल टाइम में उसका पता भी नहीं लगता। अब उस अगर कोई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और इनवॉइसिंग नहीं इशू हो पा रही होती है, तो कंपनी को तो खुद टेंशन हो रही होती है कि अपना सिस्टम सही करे। अब उनको ये भी टेंशन रहेगी कि अपना सिस्टम भी सही करे और लिंक जो है ना उसका वो भी बरकरार रखे। तो एक मुश्किल मुश्किल टास्क है ये, इतना आसान नहीं है इसे कहते हैं, लेकिन करना है, डिपार्टमेंट का एक कहना है। तो अगर आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो ना मेरे से, तो मुझसे जरूर पूछेगा। इंशाल्लाह चैप्टर 2 में बनाऊंगा, तो चैप्टर 2 के अंदर हम एक एक शेड्यूल को पढ़ेंगे और उसके ऊपर उसकी एक इलस्ट्रेशन करेंगे, ताकि बात को समझ में आए और आप लोगों को पता लगे कि सेस का कानून चलता किस तरीके से। अगर आपका कोई और स्पेसिफिक सवाल है मुझसे, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि भाई ये चीज समझ में नहीं आई। बस चीज ऐसी कीजिएगा, हम एक बहुत डिटेल इसका मतलब वो भी देखेंगे इंशाल्लाह के आईएएस में किस तरीके से सेसेस का कानून रन होता है। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और कोई सवाल हो तो मुझसे चैट बॉक्स में, उसमें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।